नमस्कार छात्रों। यूपीएससी 2026 सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख है 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक। पर फॉर्म भरने के लिए कुछ सावधानियां अति आवश्यक हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जिस पे ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि हर एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट और निरस्त कर सकती है और आप यूपीएससी 2026 की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो आज इस वीडियो के द्वारा कुछ बेसिक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माय नेम इज रितेश कुमार सिंह, एन एक्स सिविल सर्वेंट with more than 25 years of work experience, and I am speaking from the platform of Shri Raj IAS। तो श्री राज आईएएस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारी नोटिफिकेशन के बारे में देना चाहता हूं, ताकि आपका फॉर्म सही तरह से फिल हो और सबमिट हो, ताकि आप अपनी क्षमता 24 मई 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूरी तरह से दिखा पाए। तो आइए समझते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इस साल कब होगा? 24 मई 2026 को। और इसके लिए आपको फॉर्म अब भरना है 24 फरवरी तक। अब कितनी सर्विसेज आई हैं? तो भारत सरकार की ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विस मिला के करीब 23 सर्विसेज में भर्ती होने वाली है। 23 सर्विसेज में आपकी भर्ती होने वाली है। और इस बार तो पोस्ट काफ़ी सारी आई हैं। बहुत सारी पोस्ट भारत सरकार ने निकाली है, जो करीब 933 पोस्ट है। तो यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है उन सभी छात्रों के लिए जो काफ़ी सिंसियरिटी से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने लास्ट फेज ऑफ रिवीजन में हैं और पूरी तरह से एग्जामिनेशन पे फोकस्ड हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास कि आप अपनी जगह इन 933 पोस्ट में बना पाएं इस साल। पर उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर्म सही तरह से सबमिट हो, जो आपको सबमिट करना है 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक। आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें और फॉर्म भरने के लिए अभी से आप बेहतर तैयारी करें। तो इस आज का ये जो वीडियो है ये आपको सही मार्गदर्शन देगा कि आपका फॉर्म किस प्रकार से भरा जाए, ताकि आप ये जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट कर सकें और अपना अपना पार्टिसिपेशन आने वाले एग्जामिनेशन में फिक्स कर सकें। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट के थ्रू आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म करना है, वो है upsconline.nic.in। तो ये जो पोर्टल है इस बार चेंज किया गया है। पहले gov.in था, लेकिन इस बार इस फॉर्म का जो ऑनलाइन सबमिशन है ये इस वेबसाइट के द्वारा होगा, जिसपे nic.in। जब ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये वेबसाइट इस प्रकार से दिखेगी। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट आपका क्रिएट करना है, क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट क्रिएशन के बाद आपको एक यूआरएन नंबर जनरेट करना है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। ये यूआरएन नंबर क्या है? यूआरएन नंबर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और ये सेम रजिस्ट्रेशन आप किसी भी यूपीएससी की परीक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही एक यूआरएन नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक होगा, आप यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में इसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, यही नंबर आप इस्तेमाल करेंगे। यूआरएन के बाद आपको कैफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। इसके अंदर आपकी बेसिक जानकारियाँ, जैसे आपकी बर्थ डेट है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा भरे जाते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए आपको फिलअप करना होता है। तो ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन इस समय है यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2026। तो जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो पहले अपने आप को एक अकाउंट क्रिएट करिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यूआरएन नंबर आपका जनरेट होगा, जो सभी यूपीएससी परीक्षा, आप आगे भी जो परीक्षा देना चाहें यूपीएससी की, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपके सारे दस्तावेज और बेसिक डॉक्यूमेंट्स यस मेंशन होते हैं। और फाइनली जो एग्जैक्ट एग्जामिनेशन जिसके लिए आप पर्चा भर रहे हैं वो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे ताकि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ये सब करने के बाद जब हम यूआरएन नंबर की बात करते हैं तो कुछ बेसिक जानकारी यूआरएन के लिए ले लेते हैं। पहला, अबाउट यूआरएन, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड। तो यूआरएन नंबर जनरेट करने के लिए आपको एक फोटो आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ये फोटो आईडी कार्ड कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, डीएल हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सारे फोटो आईडी कार्ड आपको जरूरत पड़ेगी जब आप यूआरएन नंबर जनरेट करेंगे अपना। अब ये यूआरएन नंबर जनरेट आपका हो गया तो क्या आप उसको बदल सकते हैं? हाँ, एक बार बदल सकते हैं। तो एक ही बार उसको अपडेट करने की आपको परमिशन देगा कमीशन। तो यूपीएससी सिर्फ आपको एक ही बार मौका देगा अपना यूआरएन नंबर अपडेट करने के लिए। जब आप फिल करके यूआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसके बाद एक ही मौका होगा उसको अपडेट करने के लिए। तो वन टाइम फैसिलिटी मिलेगी। अगर कुछ आपको चेंज करना है या उसमें क्लैरिफिकेशन अपना और आईडी चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो आपको एक ही बार मौका मिलेगा। तो द कमीशन प्रोवाइड्स वन टाइम फैसिलिटी, एक ही बार वन टाइम फैसिलिटी for candidates to update or modify their universal registration number, only one time facility. So आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, यूआरएन नंबर क्रिएट किया। यूआरएन नंबर जो आप सभी यूपीएससी की परीक्षा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कभी आपको अपडेट करना है यूआरएन नंबर तो एक बार आपको परमिशन मिलेगी। नेक्स्ट है इसमें आपका कैफ, कॉमन एडमिशन फॉर्म। अब कॉमन एडमिशन फॉर्म और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कैफ, so applicants must ensure that the uploaded photograph and the live photograph captured are clear. Now अब आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ आप अपलोड कर सकते हैं, एक लाइव कैप्चर भी आप करेंगे कैमरे से और उसको भी आप उसमें उसमें दिखाएंगे। लेकिन जो फोटोग्राफ होगा बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस समय एआई का सहारा लेके फोटो का वेरिफिकेशन और फोटो की क्वालिटी को वेरीफाई करता है। अगर आपका फोटो सही नहीं है, साफ नहीं है और बेसिकली इसमें कुछ शेडो आ रहा है या क्लैरिटी की कुछ इशू है तो आपका फोटो निरस्त हो सकता है और रिजेक्ट हो सकता है, फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आप इंश्योर करिए कि आपका फोटो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। तो सिग्नेचर कैसे आपको उसमें अपलोड करने हैं? पहली बात, एक सादा कागज लीजिए सफेद और ब्लैकिंग से और ब्लैकिंग पेन से आप उसमें तीन बार आप अपना सिग्नेचर रखिए। पहला, उसके नीचे दोबारा आपने किया सिग्नेचर, फिर तिबारा आपने सिग्नेचर किया। तो 3 बार सिग्नेचर करके उसको फिर आप अपलोड करेंगे। तो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 टाइम्स, सो वन बिलो द अदर यस। सो आपने एक पेज लिया व्हाइट कलर का, सिग्नेचर किया, उसके नीचे एक और सिग्नेचर किया, एक और सिग्नेचर किया। तो सिग्नेचर के लिए कौन सी इंक यूज करेंगे? ब्लैक इंक आप यूज करेंगे सिग्नेचर करने के लिए। एंड अपलोड द सेम व्हाइल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रक्रिया आपको क्लियर होती जा रही होगी। पहला, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यूआरएन क्रिएट करना है विद अ फोटो आईडी कार्ड। यूआरएन के बाद जब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना है जो क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद आपके सिग्नेचर्स बहुत ही क्लियरली 3 बार आपको करने हैं, एक के ऊपर एक, और फाइनली उसको अपलोड करना है सिग्नेचर विद ब्लैक इंक ऑन अ व्हाइट पेपर। अब जो डॉक्यूमेंट्स, ये जब आप कैफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करने हैं और उसमें अपलोड करने हैं ताकि वो वेरीफाई किए जा सके बाद में। तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट, यस, सो 10th पासिंग सर्टिफिकेट, और 10th पासिंग सर्टिफिकेट पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लगाना होगा टू सपोर्ट योर प्रूफ ऑफ बर्थ डेट। उसके बाद आप किस कैटेगरी, किस कास्ट और में आप रिजर्वेशन
की सुविधा लेना चाहते हैं तो रिजर्वेशन सुविधा के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC, अगर ओबीसी में अब नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका अलग से सर्टिफिकेशन होगा, वो भी अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दो सर्टिफिकेशन होगा, वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम सभी जानते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन द एलिजिबल पीपल शुड बी अ ग्रेजुएट और मे बी स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, वेयर when they are going to appear for the UPSC examination उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला हो, ताकि एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू आप वो पास सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन आप दिखा पाएं और वेरीफाई कर पाएं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपका जो फाइनल ईयर का जो पासिंग आउट है वो उसको अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन के आपको प्रॉपर्ली मेंशन करने होंगे, तो आप प्रॉपर्ली उसमें फॉर्म में फिलअप करेंगे आपने क्या क्या पढ़ा, कौन से मेजर सब्जेक्ट्स थे, माइनर सब्जेक्ट्स थे और कौन से डिग्री था, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक और चीज जो यूपीएससी ने जो पिछले साल से चेंज करी है वो सर्विस प्रेफरेंसेस। पहले ये सर्विस प्रेफरेंसेस तभी डाली जाती थी, तभी फॉर्म में आती थी जब आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते थे, लेकिन अब ये प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ही सर्विस प्रेफरेंस पूछ ली जाती है। जैसे मैंने कहा कि अब नोटिफिकेशन देखेंगे तो 23 सर्विसेज हैं। अब 23 सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आप सीक्वेंशियली आप उसको रेटिंग और रैंकिंग देंगे, अपनी रैंकिंग देंगे अपनी समझ के अनुसार। तो जाहिर है सबसे पहले आईएएस आता है, फॉरेन सर्विस आती है, आईपीएस आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज आती हैं, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज आती हैं, यस, डिफेंस स्टेट सर्विसेज आती हैं। सो दे आर मल्टीपल सर्विसेज, दे आर 23 सर्विसेज मेंशन्ड। अब उसको रैंकिंग करना है, तो रैंकिंग हैबिचुअली मत करिएगा। ये नहीं कि कोई किसी को भी आपने सोचा इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको मैं 4 दे देता हूँ, इसको मैं 6 दे देता हूँ, ऐसे नहीं करना है। तो किसी भी एक्सपर्ट से आप समझिए कि रैंकिंग कैसे करनी है, क्योंकि रैंकिंग किसी न किसी आधार पे होनी चाहिए और वो आधार आपका टेस्ट होगा जब आप इंटरव्यू फेज में जाते हैं। तो रैंकिंग को भली भांति सोच समझ के भरें सर्विसेज प्रेफरेंस में। तो डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन क्रीमी लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सर्विस प्रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने भरी है कैफ में, क्या ये चेंज या करेक्ट हो सकती है या अपडेट हो सकती है? हाँ, अपडेट हो सकती है, लेकिन उन्हीं छात्रों के लिए उस साल जो प्रीलिम्स क्लियर करके मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं, जो मेन एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। तो यानी कि जो छात्र प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं उनको एक बार और मौका मिलेगा अपने जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं उसको अपडेट करने के लिए वेरीफाई करने के लिए। सो a window of 10 days after a window of 10 days after the declaration of the results of the preliminary examination or the prelims examination. So all the candidates who are qualified for the civil service main examination, ये मौका उनको मिलेगा। Again they have to mandatorily means compulsory है उनके लिए compulsory है to log in to the portal upsconline.nic.in, सेम पोर्टल पे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा during this window of 10 days and update और reconfirm their details। तो फिर से एक बार उनको मौका मिलेगा, अगर कुछ करेक्शंस है, अपडेट है, तो उनको ये मौका मिलेगा जो बच्चे आफ्टर क्लियरिंग ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो अपडेट आप कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं छात्रों के लिए जो प्रीलिम्स क्लियर करके मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो ध्यान से भरें, क्योंकि अपडेट करने का मौका तभी मिलेगा जब आप मुख्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं। नाउ एज लिमिट की बात करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो है 32 साल। यस, तो मिनिमम इज 21 एंड मैक्सिमम इज 32 ईयर्स। तो ये 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट कैसे कैलकुलेट होती है?
तो ये परीक्षा की डेट से नहीं, नोटिफिकेशन की डेट से नहीं कैलकुलेट होती है, ये कैलकुलेट होती है 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त से कैलकुलेट होती है। तो लेट्स रीड दिस। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल का कंप्लीट हो चुका हो, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन 1 अगस्त। यानी कि कोई भी छात्र अगर 1 अगस्त 1 अगस्त को 32 साल का हो रहा है, या उसके बाद 32 साल का हो रहा है, तो यानी कि वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यानी कि 1 अगस्त से पहले जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है और अगर आपने 32 पूरा नहीं किया है, तब आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो सिंपल, फिर से हम रीड करते हैं इसको। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, मिनिमम एज 21 ईयर्स है, एटलीस्ट 21 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स, मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स, यानी कि 1 अगस्त। तो ये सिंपल ये कह रहा है कि 1 अगस्त या उससे पहले, यस, या बिफोर दैट, अगर आप 32 के हो जाते हैं 22 ईयर्स, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। सो 1 अगस्त 2026, if a person is now 32 years on 1 August or before it, that is जनवरी से लेके जुलाई तक अगर आप 32 कंप्लीट कर चुके हैं, और 1 अगस्त तक अगर आप 32 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। So that means before it are not eligible. These are not eligible. But the candidates from 2nd August till the remaining part of the year, 31st August. So 31st December, remaining part of the year. अगर आप 32 में टर्न हो रहे हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो छोटी सी बात यह है, 1 अगस्त या उससे पहले अगर आपने 32 कंप्लीट कर लिया है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन 1 अगस्त के बाद अगर आप 32 कंप्लीट कर रहे हो तो आप इस साल का एग्जाम दे सकते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो फिर से पढ़ लेते हैं। A candidate must have attained the age of 21, minimum is 21, but must not have attained the age of 32 years on the 1st of August. यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस के बीच में होनी चाहिए? The candidate must have been born not earlier than 2nd of August and not later than 1st of August 2005. 1st August 2005. क्लियर? सब बात की एक बात, 1 अगस्त को अगर आप 32 हो रहे हैं या उससे पहले हो चुके हैं 32, एग्जाम नहीं दे सकते। और 1 अगस्त के बाद अगर 32 के हो रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। नाउ हम बात करते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। नाउ रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड विल बी रिलैक्सेबल। तो in case of SCs and STs, the candidates belonging to the SC category and the ST category, इसमें रिलैक्सेशन है 5 years का। यानी कि SC and ST कैंडिडेट 37 years, अगर वो 1 अगस्त को या उससे पहले 37 years की एज कंप्लीट कर रहा है तो वो एग्जाम नहीं दे सकता। लेकिन अगर 1 अगस्त के बाद अगर वो 37 साल का हो रहा है तो वो एग्जाम दे सकता है, तो यहाँ पे 37 years, 5 years का रिलैक्सेशन है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। अब OBC का देख लेते हैं। OBC के लिए ये रिलैक्सेशन है 3 साल का। बिलोंगिंग टू द OBC, सो रिलैक्सेशन इज 3 years, यानी कि 35 साल का, 35 years. So candidate who is turning 35 on 1st of August or before that, who is a OBC candidate, will not be eligible.
but the candidate becoming 35 after 1st of August will be eligible if the person is OBC. If the person is OBC. So जनरल कैटेगरी में 32 साल का, OBC 35 साल का, SC ST 37 साल का, 37 years, and the cutoff date is 1st of August 2026. अब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्वेशन। तो अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओके, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो ये सब रिजर्वेशन के बेनिफिट्स, मैं सॉरी कास्ट की बात करूं पहले। अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये बेनिफिट्स लेने के लिए आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो कौन सी कास्ट? जो सूची में है सेंट्रल गवर्नमेंट की। So candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in the case the particular caste to which the candidate belongs is included in the list of the reserved communities issued by the central government. So अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं, SC को बिलोंग करते हैं या ST को बिलोंग करते हैं, जो भी जाति के अंदर आप अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, तो वो जाति केंद्रीय सूची में मेंशन होनी चाहिए, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। तो आप इसमें वेरीफाई करिए केंद्रीय सूची से। अब नॉन क्रीमी लेयर। सो ओबीसी में एक नॉन क्रीमी लेयर का कोटा है, तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सो नॉन क्रीमी लेयर के लिए मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। तो ये आपको बनवाना पड़ेगा, जल्द से जल्द बनवाना पड़ेगा। कई बार इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑनलाइन पोर्टल दिए गए हैं, ऑनलाइन ग्राहक सेवा में जाके आप उसको बनवा सकते हैं, या तहसीलदार के दफ्तर से उसको बनवाया जा सकता है, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से उसको बनवाया जा सकता है। तो मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब इस इनकम सर्टिफिकेट में लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स की इनकम दिखानी पड़ेगी, उसमें सर्टिफिकेशन चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का। तो यानी कि 3 फाइनेंशियल ईयर, बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23, 2023 से 24 और 2024 से 25, यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इस समय हम हैं 2025 से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। तो इस फाइनेंशियल ईयर से पहले के जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनका इनकम प्रमाण पत्र चाहिए, इनकम प्रमाण पत्र चाहिए। एंड ये इशू होना चाहिए कम से कम 1/4/2025 के बाद, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब तक वैलिड होगा? 24 तारीख तक। यस, सो issued after 1st April 2025 but not later than the closing date of the submission of the application form. Yes, तो 24 फरवरी तक का चलेगा। अगर आप अपना फॉर्म आखिरी दिन तक अगर आप जमा कर रहे हैं, जो 24 तारीख है, तो 24 तारीख तक का नॉन क्रीमी लेयर का इश्यूड सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो सिंपल, जब आप नॉन क्रीमी लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हमने जाना कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो कई बार ये ऑनलाइन इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे जाके, ताकि ये प्रमाण पत्र आपको मिले, अगर फैसिलिटी दी गई है। नहीं तो आप तहसील या म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में जाके अर्जी डाल सकते हैं और ये प्रमाण पत्र आप ले सकते हैं। तो प्रमाण पत्र लेने के बाद 3 फाइनेंशियल ईयर का इसमें मेंशन करना होगा, और ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 24 फरवरी तक 2026 तक का होना चाहिए। इस दौरान ये सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, ताकि आप फॉर्म भर पाएं और सबमिट कर पाएं। नाउ ये जो कैलकुलेशन है, जो 8 लाख का जो कैलकुलेशन है, जो नॉन क्रीमी लेयर का, इसमें क्या 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 इसमें असेसमेंट होगा? किस इनकम को मान्य माना जाता है, किस इनकम को मान्य नहीं माना जाता है? तो इसमें फैमिली इनकम की बात कर रहे हैं, तो माता पिता की इनकम की बात हो रही है। तो इसमें आपकी जो इनकम कैलकुलेट होगी, उसमें बिजनेस इनकम इसमें मान्य होगी। बिजनेस इनकम आपकी जो है वो उसमें उसके बेसिस पे बन सकता है। आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम है, उसके बेसिस पे बन सकता है। अगर आप कोई रेंटल इनकम ले रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हो सकता वो उसमें असेस होगा। उसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड्स अगर आपका कहीं से आ रहा है,
तो और अदर नॉन सैलरी इनकम, तो यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं तो माता पिता की जो भी इनकम है वो 8 लाख साल से कम होना चाहिए, 8 लाख साल से कम की होनी चाहिए, और उसके अंदर इन सब का ब्यूरो असेसमेंट के बेसिस पे ये सर्टिफिकेट होगा। इसमें सैलरी इनकम काउंट नहीं होगी, इसमें एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगी, सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगी। तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, नॉट काउंटेड सैलरी इनकम और द एग्रीकल्चर रिलेटेड इनकम, ये इसमें काउंट नहीं होगा। So creamy layer applies only if the income from other sources excluding salary and agriculture crosses 8 lakh. Yes. तो इसमें यह भी देखना जरूरी है। तो आपके पास जो इनकम है पिछले 3 साल की, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट बनेगा। सर्टिफिकेट कौन सी तारीख से, 1 अप्रैल 2025 से लेके 24 फरवरी 2026 तक के बीच का होना चाहिए। और इसके अंदर जो ब्यौरा जिसके बेसिस पे ये बनेगा उसमें सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होती है। सिमिलरली जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेसिस पे रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, उनके लिए भी इनके इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ेगा, लेकिन ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर का, 1 फाइनेंशियल ईयर। So is in possession of the requisite income and asset certificate based on the income for the financial year 2024-25, यानी कि पिछला सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का आपको बनवाना पड़ेगा, यानी कि ओनली द लास्ट वन, एंड इशूड ऑन एंड आफ्टर सेम 1 अप्रैल 2025 टिल द डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म 24 फरवरी 2026। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो इनकम प्रमाण पत्र चाहिए वो मात्र 1 साल का चाहिए, 1 साल यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर, और उसकी भी तारीख जो इशू करने की होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 से लेके 24 फरवरी 2026 तक। अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस कुछ ज्यादा है, इसमें सभी कुछ काउंट हो रहा है। इसमें फैमिली ग्रेस एनुअल इनकम मस्ट बी बिलो 8 लाख, लेकिन इसमें ऑल सोर्स ऑफ इनकम्स आर बीइंग काउंटेड इंक्लूडिंग द सैलरी इनकम इज आल्सो इंक्लूडेड, business and profession also included, agriculture income also included, any other income। तो यानी कि इसके अंदर restrictions थोड़े ज्यादा हैं, यानी कि हर प्रकार की इनकम को मिला के जो इनकम है फैमिली की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, जिसमें सैलरी भी इंक्लूडेड है, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूडेड है। So income is calculated for the financial year prior to the application, the only financial prior to the application, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष की, ओनली एक वित्तीय वर्ष की जो पिछली वाली है उसी की इनकम को इसमें प्रमाणित किया जाएगा, जो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब हम नंबर अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, कितने अटेम्प्ट्स कौन कौन दे सकता है और कब अटेम्प्ट काउंट माना जाता है। कईयों को डर लगता है कि मैंने पर्चा भर दिया है, फॉर्म भर दिया तो अटेम्प्ट काउंट हो गया, नहीं, इसमें कुछ और चीजें समझने की आवश्यकता है। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट, सो जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट है। यस, सो टिल द एज ऑफ 32, द एज ऑफ 32 एवरी कैंडिडेट appearing at the examination, we are talking about general candidate who is otherwise eligible shall be permitted 6 attempts at the civil service examination. So that means by the age of 32, by the age of 32 years, a general candidate can make as many as 6 attempts at the civil service examination. अब यहाँ पे रिलैक्सेशन है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एंड एसटीज के लिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। सो कैंडिडेट्स एज पर द रिलैक्सेशन, सो एससीज एंड एसटीज के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं टिल द एज ऑफ 37, यानी कि 37 साल, क्योंकि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 5 साल का एज रिलैक्शन यानी कि 37 ईयर्स, तो यानी कि टिल द एज ऑफ 37 ईयर्स वो हर साल ये एग्जाम दे सकते हैं। सो हेंस द लिमिट इज अनलिमिटेड। ओबीसी की हम बात करते हैं 9, सो 9 अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे हमने देखा ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन है इन कंपैरिजन टू जनरल कैंडिडेट्स 3 साल का है। तो जनरल कैंडिडेट को 6 मिल रहे हैं, तो 6 + 3 9, तो यानी कि ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलेंगे टिल द एज ऑफ 35। अब हम बात करते हैं पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यस मींस जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं।
तो पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, उनको 9 अटेम्प्ट है फॉर द जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो यानी कि जनरल कैटेगरी का भी अगर दिव्यांग है, ओबीसी कैटेगरी का भी अगर दिव्यांग है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो जनरल कैटेगरी का दिव्यांग है, उन सबको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। अब हम जब एस सी एस टी दिव्यांग की बात करेंगे तो द सेम unlimited category will apply as that is applicable to the normal SC and ST candidate जो जो यहाँ पे है। तो नंबर अटेम्प्ट्स भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। नंबर अटेम्प्ट्स जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, SC ST के लिए अनलिमिटेड, देन PWD यस, यानी कि पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो जनरल कैटेगरी के दिव्यांग 9, ओबीसी के लिए 9, और हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड। नाउ एक और डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, क्या अगर वो फॉर्म भर दें तो क्या वो अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। सिर्फ फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। अटेम्प्ट तब काउंट होता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएं और कोई भी एक पेपर अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो वो अटेम्प्ट काउंट माना जाता है। तो अगर हम यूपीएससी की भाषा में देखें, an attempt at the preliminary examination shall be deemed to be an attempt at the civil service if, तब माना जाएगा if a candidate actually appears in any one paper in the preliminary examination, यानी कि किसी भी एक पेपर, वी नो जीएस पेपर 1 होता है, एक दूसरा पेपर होता है सीसेट पेपर, इन दोनों में से किसी एक को भी अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके अटेम्प्ट कर दिया तो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। सो इट विल बी डीम्ड दैट द कैंडिडेट्स हैज मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। सो कोई भी एक, तो सिंपल, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से कोई भी एक पर्चे के लिए बैठने के लिए भी अटेम्प्ट काउंट होता है। तो फॉर्म भरना से आप डरिए मत, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। तैयारी अगर आपकी लगता है कि इतनी अच्छी काबिलियत, आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी तैयारी के लिए, एक साल अभी और चाहिए, अगले एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस बार देना है या अगली बार देना है। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में चले गए और कोई भी एक पर्चे के लिए बैठ गए तब आपका अटेम्प्ट काउंट माना जाएगा। एडमिट कार्ड, तो यूपीएससी जैसे 24 मई का एग्जामिनेशन है, 24 मई 2026 का एग्जामिनेशन है, तो उससे एक हफ्ते पहले तक सारे एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं। तो एक हफ्ते पहले तक, जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा एक हफ्ते पहले का, तब तक सारे एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं। लेकिन आपको एडमिट कार्ड मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्टेड और वेरीफाइड कैंडिडेट हो। आपका वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का जब तक नहीं हो जाता तब तक आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल रहेगा, वो परमानेंट नहीं होगा। ओके, तो द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इश्यूड एन ई एडमिट कार्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि 24 मई का अगर एग्जामिनेशन है 2026, इससे एक हफ्ते पहले यानी कि 17 मई, तो 17 मई से पहले जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा, चाहे वो 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे वो 14 हो, जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा तब तक सारे एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएंगे। और ये ई एडमिट कार्ड हो गए। लेकिन यूपीएससी आगे क्या कहता है, मेयर इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट will not imply that his or her candidature has been finally cleared by the commission. यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है, अभी आपका एग्जामिनेशन में जो स्टेटस है वो प्रोविजनल है। अभी भी आप संदेह के दायरे में हो टिल द टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे जब आप मुख्य परीक्षा क्लियर कर चुके होंगे और इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे होंगे। तो इंटरव्यू स्टेज पे अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर है बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। तो सिर्फ एडमिट कार्ड मिलने से, एग्जामिनेशन में बैठने से आप एक
अब संदेह के दायरे से बाहर नहीं हो जाते यूपीएससी के। संदेह का दायरा तब खत्म हो जाता है जब फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं इंटरव्यू स्टेज पे। So mere issue of an e-admit card to the candidate will not imply that his or her candidature has been finally cleared. So आगे क्या कमीशन कहता है? The commission takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents to only after the candidate has qualified for the interview or the personality test stage. So very clear. एडमिट कार्ड मिल गया, प्रीलिम्स दीजिए। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड मिल गया, मेन एग्जामिनेशन दीजिए। लेकिन तब भी आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तभी माना जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, जब आप इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे होंगे। अब ये बहुत सारी इसमें चीजें हमने जानी कि पहली बात आपको एक nic.in वाले पोर्टल पे जाना है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है, यूआरएन नंबर जनरेट करना है, फिर आपको कैफ भरना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको जिस एग्जामिनेशन के लिए आप जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं तो आपको क्लियरली ध्यान से उनको अपलोड करने होंगे। आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपका प्रेफरेंस ऑफ द सर्विसेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके ही आप फॉर्म भरिए, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया फिर करेक्शन का कोई स्कोप नहीं है। और दूसरी बात, फॉर्म सबमिट करने के बाद रेगुलरली आप अपने ईमेल्स को चेक करिए। जो भी आप ईमेल मेंशन करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्या पता यूपीएससी की तरफ से कोई आपके पास ईमेल आए जो कुछ और जानकारी आपसे चाहे या करेक्शन की डिमांड करे या कुछ त्रुटि आपके फॉर्म में हो गई है उसके बारे में आपको बताए। तो आप रेगुलरली अपने ईमेल्स को चेक भी करिए, ताकि आपके पास जानकारी यूपीएससी की जो द्वारा आ रही है उसको आप रेगुलरली चेक करें। ये ना कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था, फाइनली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं। और ये भी चेक कर लीजिए कि वो जो आपके जो यूपीएससी से जो ईमेल आएगा वो आपके स्पैम फोल्डर में तो नहीं चला गया है। अगर आपके स्पैम फोल्डर में चला गया है तो वहां पे भी उसको एक बार चेक करिए। तो और भी अगर क्लैरिफिकेशन अगर डायरेक्टली अगर आपको यूपीएससी में चाहिए तो एक विंडो दी गई है, एक और विंडो दी गई है। यूपीएससी कहता है कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वहां पे एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। तो हेल्प डेस्क के लिए एक नंबर दिया गया है और एक ईमेल आईडी दिया गया है। तो कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन, guidance or assistance related to the application process or examination details can contact the helpline number, so 01124041001। और इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हो upssoap@nic.in। लेकिन जब आप ईमेल करेंगे तो कुछ चीज़ें उसमें मेंशन करनी ज़रूरी हैं, तब वो आपका रिक्वेस्ट कंप्लीट माना जाएगा। अगर वो चीज़ें आपने मेंशन नहीं करी अपने ईमेल में तो आपके पास जवाब नहीं आएगा। तो क्या चीज़ अनिवार्य है जब आप अपना क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आप कोई ईमेल डाल रहे हो तो ये 7 चीज़ें आपको मेंशन करनी जरूरी है। ये सातों चीज़ें जब यूपीएससी हेल्प डेस्क को दिखेंगी तभी आपके पास रिप्लाई वापस आएगा। और ये 7 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। सो ये पार्टिकुलर सारे मेंशन करने पड़ेंगे जब आप क्लैरिफिकेशन के लिए और गाइडेंस के लिए ईमेल डालेंगे हेल्प डेस्क को। Name and year of the examination. So name of the examination and year of the examination. The name of the examination is Civil Services Preliminary Examination and the year of the examination 2026. अपना URN नंबर मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन नंबर आप मेंशन करेंगे। अगर ये काम आप क्लैरिफिकेशन का, आपका एडमिट कार्ड अगर इशू हो गया, रोल नंबर अगर आ गया है, उसके बाद अगर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो अपना रोल नंबर भी आप मेंशन करेंगे इफ रिसीव्ड। इफ रिसीव्ड मींस एडमिट कार्ड इशू हो गया। Now name of the candidate in full, आपका नाम, and in block letters means block full and block letters means capital letters. Complete postal address as given in the application form mention करेंगे, and valid and active registered email and the registered mobile number ये आपको मेंशन करना अनिवार्य है। ये सारे पार्टिकुलर्स जब आपके पास होंगे तब आप हेल्प डेस्क को अपना ईमेल करेंगे, तभी वो रिप्लाई करेंगे। इसमें से एक भी चीज अगर इसमें मिस हुई तो आप का पास रिप्लाई नहीं आएगा।
ये क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। एक और नई चीज जो यूपीएससी ने, स्टूडेंट्स की काफी टाइम से डिमांड थी कि भाई आपका जो कट ऑफ है वो 1 साल के बाद आता है प्रीलिम्स का, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर पे डाउट है, क्वेश्चंस पे डाउट है, वो यूपीएससी को हमें 1 साल के बाद हमें समझ में आता है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट्स ने इस पे जोर डाला है कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के रिलेटेड डाउट है और जो आंसर की से रिलेटेड डाउट है, वो जो बहुत बाद में इशू होता था, ये काम पहले करें, डाउट के लिए एक विंडो क्रिएट करें। तो यानी कि अगर आपने 24 मई 2026 को अगर आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे दिया है, तो यूपीएससी प्रोवाइड कर रहा है 5 दिन की एक विंडो, जो 24 के बाद तीसरे दिन खुलेगी, यानी कि 25, 26, 27, 27 को खुलेगी और वो 5 दिन चलेगी। तो इसके अंदर अगर आपके अंदर कोई डाउट है पेपर से रिलेटेड, अगर आपके कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या आंसर की से रिलेटेड डाउट है, तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन डाल सकते हैं, ताकि उस पर आपको जवाब मिले और क्लैरिफिकेशन मिले। तो एक अच्छा स्टेप है यूपीएससी के द्वारा, 5 डेज विंडो। सो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल एक बनाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। सो एन अपॉर्चुनिटी टू द अपीयर्ड कैंडिडेट्स, जो जिन लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया है वो इसके थ्रू अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई और नहीं। जो भी स्टूडेंट्स ने उस साल यानी 24 मई 2026 को पेपर में अपीयर हुए हैं, ओनली अपीयर्ड कैंडिडेट कैन गिव देयर रिप्रेजेंटेशन टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर्स, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जिसको हम सीसेट पेपर कहते हैं, ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड ऑन द इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 डेज। तो यानी कि क्वेश्चंस के रिलेटेड डाउट है किसी भी पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जो पूछे गए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां पे आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो अपनी क्वेरी के लिए। तो इन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 डेज, कब से? फ्रॉम द थर्ड डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट, यानी थर्ड डे, दैट इज 24 को एग्जामिनेशन है तो 25, 26, 27 थर्ड डेट, टू द 7th डे ऑफ द एग्जामिनेशन, टू द 7th डे ऑफ द एग्जामिनेशन। द अपीयर कैंडिडेट्स में लॉग इन टू द कमीशंस वेबसाइट, फिर से इसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, upsconline.nic.in, एंड सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशंस if any on the question papers and under the header, एक header एग्जामिनेशन। सो जब आप इसमें लॉग इन करेंगे एक हेडर होगा, हेडर एग्जामिनेशंस रिप्रेजेंटेशंस ऑन द क्वेश्चन पेपर, वहां पे जाके आप अपनी जो जो क्वेरी है वो आप सबमिट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको मिलेगा। तो हमने बहुत सारी बातें करी, इसमें हम बहुत सारी बातें करी, एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी, जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पहली बात, हमने देखा कि 24 मई को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आप तत्पर फॉर्म में और तत्पर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। 23 सर्विसेज का एग्जामिनेशन, 23 सर्विसेज के लिए भर्ती होगी और 933 पोस्ट है, जो यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 24 फरवरी 6 बजे तक, और ये nic.in वाली वेबसाइट है। इसमें जो चेंज किया गया है, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एक यूआरएन नंबर, पहले ओटीआर होता था, अब ये यूआरएन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है। यूनिवर्सल इसलिए नाम है क्योंकि अब यूपीएससी के किसी एग्जामिनेशन को इस यूआरएन से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर्म है, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस का पर्टिकुलर एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये फाइनल 4th फॉर्म आप भरेंगे तब आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। सो यूआरएन के लिए आपको एक फोटो आईडी कार्ड की जरूरत है, जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, यूआरएन जनरेट होगा। यूआरएन क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं, हाँ, वन टाइम फैसिलिटी आपको मिलेगी आगे आप करेक्शन के लिए। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको एक प्रॉपर क्लियर फोटो अपलोड करना है, लाइव कैप्चर नहीं करना है, और वो बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपके सिग्नेचर्स, 3 सिग्नेचर आपको चाहिए, एक के ऊपर एक, और प्लेन व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक इंक। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ,
अपना अपना कैटेगरी यानी कि कास्ट कैटेगरी का प्रूफ, अपना नॉन क्रीमी लेयर का प्रूफ, अपना ईडब्ल्यूएस का प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ, एंड प्रॉपरली कि सर्विस प्रेफरेंस क्या है उसको प्रॉपरली सोच के उसको भरना है। ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो अपडेट का ऑप्शन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा, उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो प्रीलिम्स क्लियर करके मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं और उनको ई एडमिट कार्ड मुख्य परीक्षा के लिए जनरेट करना है। एज लिमिट जनरल के लिए 32, यानी कि 32 की हम बात कर रहे हैं तो 1 अगस्त या उससे पहले अगर 32 का हो गया कोई भी व्यक्ति या हो गई तो वो एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन 1 अगस्त 2026 के बाद अगर वो 32 का हो रहा है या हो रही है तो वो एग्जाम दे सकता है। ये कंडीशन अप्लाई होती है आपकी एससी एंड एसटी में, लेकिन इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन है यानी कि 37। तो वहां पे जो एज लिमिट है 37 है, यानी कि 1 अगस्त या उससे पहले 37 का हो रहा है तो नहीं दे सकता, अगर उसके बाद हो रहा है तो एग्जामिनेशन दे सकता है या दे सकती है। ओबीसी की बात करें तो ये 35 है। रिजर्वेशन की बात करें, अगर आपका कास्ट के आधार पे अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपकी कास्ट केंद्रीय सूची में होनी चाहिए। तो आप वेरीफाई करिए क्या वो आपकी कास्ट जिसके अंतर्गत आप कास्ट का रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्या वो केंद्रीय सूची में मेंशन है या नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना चाहिए, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, और ये 1 अप्रैल 2025 के बाद इश्यू होना चाहिए। और कब तक इश्यू हो सकता है? 24 फरवरी 2026 तक। इसमें पेरेंटल इनकम चेक करी जाएगी आपकी, और पेरेंटल इनकम में इसमें जो काउंट नहीं होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगी और सैलरी इनकम काउंट नहीं होगी। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन है 8 लाख से कम दिखाने के लिए। So creamy layer applies only if the income from other sources excluding salary and agriculture crosses 8 lakhs. Now EWS के लिए ओनली लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, सेम डेट 1 अप्रैल 2025 के बाद और 24 फरवरी 2026 तक, 1 साल का लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सभी फॉर्म की इनकम काउंट होगी, इसमें सैलरी इनकम भी काउंट होगी और एग्रीकल्चर इनकम भी काउंट होगी। ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैंडिडेट के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है। अगर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो उसमें 9 है, और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है। अटेम्प्ट, यस, तो फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, पर एग्जामिनेशन सेंटर जाने के बाद कोई भी एक पेपर अटेम्प्ट करने से अटेम्प्ट काउंट होता है। एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले, एग्जामिनेशन से 1 हफ्ते पहले जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा तब तक एडमिट कार्ड आपको मिल जाना चाहिए। और ई एडमिट कार्ड होगा यानी कि आपके रजिस्टर्ड जो आपने ईमेल रखा है वो उसी पे वो आएगा। लेकिन एडमिट कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका कैंडिडेचर परमानेंट हो गया, आपका कैंडिडेचर प्रोविजनल है। परमानेंसी तब देखी जाएगी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके ओके हो जाएगा उन पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए हैं, जो आपने मेंशन किए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सब वेरीफाइड है, तब आपका कैंडिडेचर परमानेंट माना जाएगा। हेल्प डेस्क और क्वेरीज के लिए आप हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका कांटेक्ट नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, और ये आपका है आपका ईमेल आईडी। लेकिन हेल्प डेस्क आपके ईमेल पे तभी रिप्लाई करेगा जब ये 7 चीज आपके ईमेल में होनी चाहिए: नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका यूआरएन, आपका एप्लीकेशन नंबर, अगर रोल नंबर एडमिट कार्ड आ गया है तो रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, पोस्टल एड्रेस, एंड आपका वैलिड एंड एक्टिव रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और जो आपका नेम होगा वो आपका ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए।
और एक जो स्टूडेंट्स के लगातार डिमांड की बात जो यूपीएससी ने चेंज किया है, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद 5 दिन की विंडो स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ताकि जो स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हुए हैं, अगर उनको क्वेश्चन पेपर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो अपना रिप्रेजेंटेशन उसमें दे सकते हैं। तो ये सब जानकारी में ये जानना जरूरी है। और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, 2 बार कम से कम वेरीफाई कर लें कि आपके भरने में कोई प्रॉब्लम या गलती तो नहीं हुई है। स्पेलिंग्स चेक कर लें, है ना। और उसके बाद जो भी आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, बर्थ डेट के प्रूफ के बारे में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो प्रॉपरली उसको अपलोड करिए, क्रॉस वेरीफाई करिए, देन सबमिट करिए, देन मूव करिए नेक्स्ट स्टेज पे। एंड फाइनल सबमिशन से पहले एक बार पूरा स्टेजेस आप चेक कर लीजिए, तब भी उसको सबमिट करिए, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। तो ये सब जानकारी आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी फायदेमंद होगी। तो अब इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप अपना फॉर्म पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरिए और अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, और आप पूरी क्षमता के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए, जो 24 मई को होने वाला है, अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें उतरिए और अपनी सक्षमता दिखाइए। और होपफुली यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट द मेन एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो क्लियर द इंटरव्यू। Thank you for participation, for seeing this video. My name is Ritesh Kumar Singh, speaking from the platform of Shri Raj IAS. Thank you.